अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आज मौजूद हैं इस्लामाबाद के आर्ट एंड क्राफ्ट कैफ़े में और हमारा प्रोग्राम है ईद स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने इनवाइट किया हुआ है कुछ ऐसे लोगों को जो आपके सामने न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस तज्जिया प्रेजेंट करते हैं, पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज ये हमसे प्रॉमिस करके आए हैं कि आज ये पॉलिटिक्स हमारे साथ डिस्कस नहीं करेंगे, आज ये अपनी सोशल लाइफ हमारे साथ डिस्कस करेंगे। इनकी स्क्रीन से पीछे कैसी लाइफ है ये हम इनसे के साथ डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं अलीना शिगरी, एंकर पर्सन वक्त न्यूज़। फिर हमारे साथ मौजूद हैं रहमान अज़हर, एंकर पर्सन आज न्यूज़। फिर यशफीन जमाल, एंकर पर्सन PTV न्यूज़। और मंसूर अली ख़ान, एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़। सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, न्यूज़ एनालिसिस प्रेजेंट करने में बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आज पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सोशल लाइफ डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताइए कि जनाब के लोग ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं, सहाफ़ियों का कोई सोशल लाइफ नहीं होती। किसी वेडिंग पार्टी में जाएं, वहाँ जाके लोग आपसे पहले पूछते हैं कि जी क्या हो रहा है मुल्क में, और फिर ख़ुद बताना शुरू कर देते हैं क्या हो रहा है। जी अलीना, मैं आपसे शुरू करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट जो होते हैं, सहाफ़ी जो होते हैं, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती। आप एग्री करती हैं इससे? मैं डिसएग्री करती हूँ इस बात से, बिकॉज़ किसी भी इंसान के लिए एक सोशल लाइफ, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर होना बड़ा ज़रूरी होता है। आई थिंक वो बड़ी फिर एक मोनोटोनस, एक बड़ी ड्राई फिर लाइफ गुजार रहा होता है वो शख्स, अगर उसकी लाइफ में वो थ्रिल ना हो या वो अपनी एक सोशल लाइफ उसकी एग्जिस्ट ना करती हो अगर ज़िंदगी में। मैं ख़ुद मतलब हम अगर मीडिया इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, हमारे ज़ाहिर सी बात हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है टेक्स द बेटर ऑफ अस। वक्त हमें बड़ा मुश्किल से निकालना पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। आपको काम भी साथ साथ देखना है और आपने अपनी सोशल लाइफ साथ साथ, मतलब घर की लाइफ है, सोशल लाइफ है, वर्क लाइफ है, उसको जगल करना है साथ। तो इट्स हाउ एफिशिएंटली एंड हाउ क्रिएटिवली यू जगल दैट, और इनोवेटिवली एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से मेरे लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि वर्क के साथ साथ, और वर्क हमारा भी बड़े टफ कंडीशंस में होता है, जहाँ पे हम आउटडोर भी फील्ड में भी होते हैं, स्टूडियो बेस्ड भी शोज़ कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए आप यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन साथ साथ फिर एक ब्रीदर आपको मिलता है जस्ट टू कीप यू गोइंग, वो होता है आपकी एक सोशल लाइफ, जिसमें आपका एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है या सोशल लाइफ। एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे रहमान, सुनने में ये भी आता है कि ये जो अभी जो मॉडर्न दौर में जो एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद जो जर्नलिस्ट इमर्ज किया है वो शायद डिफरेंट है जो इससे पहले होते थे, जिसमें वो K2 की सिगरेट पी रहे होते थे, पुराने कपड़े पहने होते थे, मिसले हुए कपड़े होते थे, उनके बच्चे उनको नहीं पहचानते थे, रात को 3 बजे घर जाना। तो ये अब लाइफ चेंज हुई है या ये बिल्कुल इसी तरह था पहले भी? नहीं, देखिए लाइफ तो खैर मेरा तो क्योंकि स्टार्ट ही जो था वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म से था, तो मेरा तो शुरू से मैंने यही टाइम देखा है। वो जो अखबार वाली जो जर्नलिज्म है वो मैंने उस तरह से वो उस एक्सपीरियंस से मैं जो नहीं गुजरा, तो मेरा नहीं ख्याल मैं उस पर बात कर सकता हूँ। मगर हमने देखा उससे पहले यही था, जो प्रेस क्लब्स का माहौल होता है वो आपके सामने, अभी भी लोग वहाँ पर उसी तरह से बैठे हैं, बड़ा लेट बैक, ठंडा सुकून, रात 1 बजे की डेडलाइन है, स्टोरी जो है वो फाइल कर दी और दिन में उनके पास टाइम। टीवी का मसला ये है कि टीवी पे हर चीज़ इतनी फास्ट पेस्ड होती है और फिर इसमें थोड़ा कंपटीशन का फैक्टर है। कंपटीशन का फैक्टर टीवी पे आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है जो काम है, जो टीवी का काम है, दूसरा भी काम डिमांडिंग है, बट टीवी का काम जो है वो इसकी डेडलाइंस जो है वो बहुत थोड़ी थोड़ी होती हैं, तो आपको जो है वो उसके साथ भागना पड़ता है काम के साथ साथ। तो ये तो खैर टीवी, मगर ये कि जब आप शुरू से इस काम में हो तो फिर वो आदत हो जाती है, फिर उसमें गिला शिकवा क्या करना। वो शादी ब्याह पे आप नहीं जा सकते। हाँ, वो वीकेंड पर आपको पता होते हैं, कोई मंडे ट्यूसडे कोई शादी करा रहा हो तो मैं उसके पहुंच जाता हूँ, मगर उसके अलावा जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स है, इसमें आपको बाज़ औक़ात रिकॉर्डिंग कराने का, और पाकिस्तान माशाल्लाह पिछले जो 5-6 महीने इतनी रौनक लगी हुई है कि इसमें रिकॉर्डिंग कराने का भी जो है वो मार्जिन आपके पास नहीं होता, तो ज़्यादा होता है पॉलिटिक्स की तरफ नहीं। आप यशफीन, आप बताएं कितना टाइम देती हैं आप फैमिली को? फैमिली को टाइम तो देखिए, अलीना विल ऑल्सो एग्री कि फैमिली को टाइम देना इज एसेंशियल पार्ट ऑफ जो भी हम जिंदगी में कर रहे होते हैं। उसके आई हैव 2 चिल्ड्रन, तो जाहिर है हम घर पे तो वक्त दिए बगैर देयर इज़ नो ऑप्शन, बच्चों को टाइम देना पड़ता है। एंड लाइक रहमान सेड, क्योंकि हम लोग के शाम को प्रोग्राम्स होते हैं
और अगर कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए टीम के साथ और मेहमानों के साथ आप फ़ोन के ऊपर एक्टिव रहें तो आप घर पे रह सकते हैं, फिजिकल प्रेजेंस हो सकती है, यू कैन लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं अपनी बच्ची को स्कूल खुद छोड़ती हूँ, पिक खुद करती हूँ, उसको वापस आके उसका कोई काम है, कुछ लेना है, कुछ करना है, आई मेक श्योर आई डू इट माई सेल्फ। तो इतना बहुत वक्त ऑफ कोर्स हम देते हैं। हाँ, सोशल लाइफ का ये कहना भी गलत है कि बिल्कुल नहीं होती, और ये कहना भी गलत है कि एक नॉर्मल लोगों की तरह बिल्कुल एक्टिव होती है। जिस तरह रहमान ने कहा कि बहुत सी चीज़ों में आपको जगल करना पड़ता है बिटवीन एक्टिविटीज, कुछ मौके ऐसे होते हैं टाइम नहीं होता, आपके पास टाइम नहीं होता, टाइम मुश्किल है। देखिए ना, हमारा काम भी हेक्टिक है और उस काम के साथ जब आप सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ को चलाते हैं तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी हो जाता है ऑन योर प्लेट। लेकिन ये है कि लाइक शी सेड, हम इतने अरसे से अब ये काम कर रहे हैं कि आदत हो गई है कि इसको कैसे जगल करना है और कैसे मैनेज करना है। तो सोशल लाइफ कंप्लीटली नहीं होती, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, बट कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, ये सही डिस्क्रिप्शन होगी मेरा ख्याल है। मंसूर, आप बताएं कितना वक्त आप निकालते हैं, अपना कितना डिवोट करते हैं अपने प्रोफेशन को, और कितना फैमिली को, और कोई फ्रेंड आपका रह गया है या बिल्कुल ख़त्म हो गए फ्रेंड आपके? अच्छा, मैं थोड़ा सा सोशल लाइफ की डेफिनेशन से थोड़ा सा मेरा अपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे जो आप लोग कर रहे हैं वो बाय द ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक बिल्कुल सब कुछ ठीक है। मेरी डिक्शनरी जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी सोशल लाइफ मेरा प्रोफेशन ही है। मुझे अपने प्रोफेशन के थ्रू लोगों से मिलने मिलाने का अगर मौका मिल गया तो ठीक है। ना मैं इतना सोशल आदमी हूँ, ना मेरे को ज़्यादा पहले शुरू से कभी कोई इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे, 2 3 4 हैं बस, वो उतने ही रहे। और सुबह 8 बजे से जैसे ही आंख खुलती है एक्सरसाइज वगैरह की और उसके बाद काम स्टार्ट है। 2-3 अखबार पढ़े, कॉलम्स वगैरह सारे पढ़े, रात को अगर कोई टॉक शोज़ मिस हो गए 2-3 वो देखे, एंड उसके बाद वहाँ से दोपहर 12 बजे के बाद से हालात हाज़रा जो सिलसिला स्टार्ट है वही चल रहा है। या फ़ोन्स के ऊपर व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या डिटेल है, कराची में कुछ हुआ है तो कराची की रिपोर्ट उसको कॉल करना, कोयटा वगैरह पूरी नेटवर्किंग उनको कॉल करके सिर्फ खबर लेना कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। And you call it socializing. This is my socializing. This is my socializing. This is the way I enjoy it. अच्छा, वैसे एक बात जो सुनने को मिलती है वो ये है कि इस्लामाबाद में सोशल इंटरेक्शन के अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही बहुत कम हैं, क्लब्स नहीं हैं, मिडिल क्लास के लिए क्लब्स नहीं है, जो अपर क्लासेस के लिए, अपर एलीट के लिए क्लब्स हैं, मिडिल क्लासेस के लिए क्लब्स नहीं हैं, सोशल ग्रुप्स नहीं हैं। तो इससे आप एग्री करते हैं कि आप इस्लामाबाद में ही रह रहे हैं ना, सारा प्रोफेशन भी, सोशल लाइफ भी आपकी इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में कोई सोशल इंटरेक्शन का कोई फोरम है ही नहीं। इस्लामाबाद का मेरा ख्याल है एक अपना पेस है, और मुझे अब 3 साल हो गए तकरीबन इस शहर में शिफ्ट हुए, और मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो यहाँ पर ऐसा एडजस्ट हुआ हूँ कि मैं अब शायद जो है वो किसी और पाकिस्तान में किसी और शहर में जाके रह नहीं सकता। क्या वजह? इस्लामाबाद का एक तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये थोड़ा लेड बैक है। मैं बाय नेचर जो है वो मेरी अपनी भी तबीयत जो है वो ऐसी है कि आप काम करें और फिर उसके बाद आपको बिल्कुल पुरसुकून जो है वो थोड़ा सा वक्त चाहिए हो। तो एक तो इस हवाले से जो है शहर का जो है वो पेस ऐसा है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल है वो नेटवर्किंग जो है वो यहाँ पर होती है, तो वो किसी से आपने मिलना जुलना है, किसी काम के बंदे से आपने मिलना जुलना है, उठना बैठना है, तो वो आपके सेम विसिनिटी के अंदर जो है वो होता है, अवेलेबल है। तीसरी चीज़, मैं ज़ाती तौर पर मेरे अपने बहुत सारे दोस्त जो हैं वो यहाँ पर इस शहर के अंदर है, तो ये बहुत बड़ा प्लस फैक्टर होता है। मैं क्योंकि दोस्तों के साथ काफ़ी टाइम गुजारना होता है, तो वो मेरे जो कॉलेज के, और मैंने क्योंकि सारी उम्र मैं क्लास 9-10 में था जब से मैं हॉस्टल में हूँ, और उसके बाद फिर मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सारा ज़माना जो है हॉस्टल में गुजारा, तो वो हॉस्टल में जितने जो दोस्त थे और जो आपका एक दोस्तों का जो सर्कल बना होता है उनमें से बहुत सारे जो है वो इस्लामाबाद में हैं। तो मैं अगर वो अपने सारे फैक्टर्स देखता हूँ तो मुझे तो बड़ा पसंद है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मिलना मिलाना है तो वो बहुत है इस्लामाबाद के अंदर। वो डिपेंड करता है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है मेरा ख्याल। मंसूर, आप एडजस्ट कर गए इस्लामाबाद में? मैं बिल्कुल, मैं रहमान की बात से एग्री करता हूँ, और मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़्यादा सोशलाइजिंग का फैक्टर जो होता है वो रात के खाने के बाद ज़्यादा होता है, और यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं जो रात को ही सिटिंग करते हैं। वो फवाद चौधरी साहब का एक अपना ग्रुप है, वो रात को 11 बजे, हमें जगह भी पता है फवाद चौधरी साहब को रात को 11 बजे के बाद ढूंढना हो तो वो किस रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। सबके अपने अपने इस तरह रेस्टोरेंट मार्क्स हुए हैं। वो इमरान खान साहब का एक अपना रेस्टोरेंट है, वो कई दफ़ा चौधरी निसार साहब को वहाँ पे टक्कर चुके हैं क्योंकि वो दोनों का एक ही रेस्टोरेंट है। तो इसलिए हर एक की ना अपनी बैठक जो है वो है इस्लामाबाद में। यू कैन फाइंड देम आफ्टर 10 PM, आपको मिल जाते हैं बड़े आराम से। आई एग्री विद रहमान, इसी तरह ही है यहाँ पे। आप यू लाइक इस्लामाबाद? आई टोल्ड यू, मेरे ख्याल में मैंने ये बात नहीं बताई कि मैं लाहौर में पैदा हुआ, कराची में 8 साल गुजारे, कोयटा में अपना बचपन गुजारा, इस्लामाबाद में मुझे 1 साल हुआ है, लेकिन अपने चारों शहरों में से आई लव इस्लामाबाद। मुझे इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा पसंद आया। जब मैं दोनों ख़वातीन से ये पूछूंगा
कि जिस सोशल इंटरेक्शन का मंसूर जिक्र कर रहे थे, आप प्रोफेशनल लेवल पे वो सोशल इंटरेक्शन आपका कितना होता है इस्लामाबाद में? एब्सोल्युटली, इसके लिए अगर आपने इस इंडस्ट्री में रहना है, आपने प्रोफेशनली अगर अपने करियर को आगे परसू करना है, आपने इस सोशल नेटवर्किंग का जिसका मंसूर ने जिक्र किया, आपको उसमें भी अपने आप को देखना है। आपने नेटवर्किंग करनी है, you're part of it and you do need to take time out to socialize in those gatherings as well. बट जिस तरह से बात हो रही थी कि मेरे ख्याल से मुझे भी ऑलमोस्ट लाइक 3 years हो चुके हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का हर शहर का एक अपना मिजाज होता है। I've been born raised in कराची। मैं एक सवाल आप लोगों से ये करना चाह रहा था कि यहाँ इस्लामाबाद में ज़रा थोड़ा सा लिबरलाइज कल्चर है कि ख़वातीन और मर्द इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में, या पाकिस्तानी मीडिया में कितनी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप फ्रीली विदाउट कंसिडरिंग कि ये आपका जो जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं ही और शी इज़ फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, लेकिन आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी इस्लामाबाद में है, ये कल्चरल लिबरलिज्म इस्लामाबाद में है या नहीं है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी अलीना, आप बताइएगा कितना लिबरल शहर है इस्लामाबाद इस हवाले से? I think not just Islamabad, that actually depends on the person, him, herself as well. सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, कराची में भी अगर मैं अपनी बात करूँगी, अगर मैं रह रही हूँ या लाहौर में हूँ या इस्लामाबाद में हूँ, I would as a professional person I would definitely want to be part of those gatherings, and वो जो social networking है मैं and then again you have that support and that backing from your family as well, because आप इस profession में, इस field में आपने उस competition का सामना करते हुए आपने आगे बढ़ना है। एंड अगेन आपको स्टोरीज, ये सोशल नेटवर्किंग जो है इट्स नॉट जस्ट कि एक जी एंटरटेनमेंट फैक्टर है, आपको स्टोरीज पता चल रही होती है, आपको खबरें वहाँ से आप जो हैं वो डिग आउट कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ अगेन नॉट जस्ट इस्लामाबाद, आई बिलीव इट अप्लाइज फॉर एनी अदर सिटी एज़ वेल। अच्छा, वैसे मंसूर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने वो वक्त देखा हुआ है पाकिस्तान इस्लामाबाद में जर्नलिज्म में जब ख़वातीन रिपोर्टर को सिर्फ कल्चर की बीट दी जाती थी या एजुकेशन की। पॉलिटिकल बहुत रेयर केसेस में कोई मारियाना बाबर शायद वो पॉलिटिक्स कवर कर लेंगी, तो शी इज़ अ वेरी मतलब एग्रेसिव, बड़ी बोल्ड किस्म की खातून है, तो वो कर लेंगी कवर। लेकिन अदरवाइज रिपोर्टर, खातून रिपोर्टर मीन्स कल्चरल रिपोर्टिंग। नहीं सर, अब तो काफी एजुकेशनल काफी चेंज हो गया, और मेरे ख्याल में ये दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बल्कि आप इवन अगर स्पोर्ट्स उठा के देख लीजिए, स्पोर्ट्स में कई, क्योंकि रहमान ने और मैंने, हम दोनों ने स्पोर्ट्स अपने करियर के स्टार्ट के अंदर बहुत कवर की थी, तो उस वक्त भी खवातीन नहीं होती थी इतनी, उसमें नहीं थी। लेकिन अब तकरीबन 10 साल के बाद आप जाके देखिए, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, खवातीन इसके अंदर बहुत आ रही हैं स्पोर्ट्स कवर और बड़ी डिफिकल्ट बीट्स कवर कर रही हैं। मेरा ख्याल है कोई भी बीट, मेरा ख्याल है आपको हर बीट पे खवातीन रिपोर्टर्स मिलती हैं और बड़ी यंग और अच्छी डायनामिक लड़कियां। मुझे बताएं ना, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपने कौन कौन सी डिफिकल्ट स्टोरीज की हुई हैं अपनी एज ए कैरियर में? स्टोरीज या कोई डिफिकल्ट टॉक शोज किए हों? टॉक शो, स्टोरीज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारी बातें भी और डिस्कस हो रही थी। और जो भी एक वो कल्चरल उसके हवाले से बात हुई थी, हम अगर अपनी इंडस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पे बात करें, जैसे कि अभी यहाँ पे हम इस बात से एग्री भी करते हैं कि हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि ख़वातीन हैं। रिपोर्टिंग की बात करें, एंकरिंग की बात करें, न्यूज़ एंकरिंग की बात करें, बल्कि अब तो प्रोडक्शन की बात करें, बहुत अच्छी अच्छी प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी यंग लड़कियाँ हैं जो मेरा ख्याल है हर्डल्स बहुत सारे लेवल्स के ऊपर बहुत सारे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जब हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या उस पर्सपेक्टिव को जहन में रख के अगर हम बात करते हैं। मेरा रिसेंटली खुद भी एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस, तजर्बे से हम गुजरे हैं इस इशू को लेके कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ आपको अलग किया जाता है और एसोसिएट किया जाता है कि यू आर अ वुमन एंड यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। आप कितनी भी पुरानी जर्नलिस्ट है, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप एक खातून है, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी एसोसिएट की जा सकती हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है वो एक्सपेक्टेशंस पूरे ना होने के ऊपर एक सर्टेन रवैया भी आपके साथ अख्तियार किया जा सकता है। ये शायद हर जगह पर नहीं होता होगा, या मैक्सिमम मैं नहीं कह सकती कि हर इदारे में ये एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और अगर आप फीमेल रिपोर्टर्स से बात करें, वो बहुत मुश्किल बीट्स कवर कर रही हैं, वो फील्ड में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी उनसे ज़रूर बैठ के बात करें और पूछें कि उनको क्या दुश्वारियाँ हैं जिनका सामना करना पड़ता है, खाली सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खवातीन हैं।
इसलिए नहीं कि वो उस बीट की हम रिपोर्टर है। पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैंने ये बात ब्रेक में भी टची टॉपिक है, अगर आप इसके ऊपर बात आपने करेंगे। बात कर दी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो और जहाँ तक शहर की बात है, इस शहर का कल्चर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है इस्लामाबाद की। मैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से खुद बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वैसे भी यहाँ का कूल और क्वाइट बहुत पसंद है, लेकिन हमारे प्रोफेशन के लिए इट्स अ वेरी हैपनिंग सिटी। जितना कूल और क्वाइट होता है उतनी हैपनिंग भी है। ऑलमोस्ट कंसेंसस है कि सबको इस्लामाबाद पसंद है। इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी। एक चीज आप इस्लामाबाद को जो मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये कि अगर आप को नेचर थोड़ी पसंद है और अगर आप ये मार्गलास की तरफ चले जाएं, पहाड़ों में घूमने फिरने के शौकीन है, तो ना सिर्फ मार्गला बल्कि आप थोड़ी सी ड्राइव करें तो आपके पास बड़ी ज़बरदस्त जो है वो लोकेशंस जो है वो हैं, और आप वहाँ पे जाते हैं, आप वीकेंड गुजारें या दिन गुजारें। वीकेंड तो हमें नहीं मिलता। तो क्या प्लान क्या किया भाई, ईद पे क्या करेंगे? जिस तरह नेचर की बात हो रही थी, माय पेरेंट्स लव नेचर, और मेरा अभी तक वो मरगला हिल्स के जो ट्रेल्स हैं वो उस तरफ नहीं गए, तो मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, बुजुर्ग हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ज़रा वहाँ की सैर करवाने का इरादा रखता हूँ। तो इस्लामाबाद में और भी मुख्तलिफ जगहों पर ईद स्पेसिफिक क्या तैयारी की हुई है? हमारा ईद स्पेसिफिक सबसे जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो यही है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकता हूँ, इमीडिएट फैमिली के साथ। इमीडिएट फैमिली के साथ मेरे लिए बड़ा यार आप यू आर जस्ट लाइक मी। सर मैं और आप इकट्ठे बैठते हैं प्रोग्राम में। अच्छा नहीं रहमान, आपने क्या प्लान किया भाई? देखिए, ईद मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि वो मैं पेरेंट्स के साथ, और मेरा पिछले कोई मीडिया में होने के बावजूद और मेरा प्रायोरिटी ये होती है, बहुत कम अब मैं ईदें पिछले 7-8 सालों में ऐसी हैं कि जो पेरेंट्स से जो है वो परे मेरी दूर गुजरती है। मैं मतलब मैं अमेरिका पढ़ा हूँ, वहाँ वाली जो ईदें हैं और उससे पहले जो ईदें जो घर से मैंने पहले बाहर गुजारी थी, वो बहुत मैंने तकरीबन हर ईद जो है वो घर से बाहर होती थी। और पिछले कोई 5-6 सालों से जो है वो मैं ईद के मामले में मैं बड़ी बाकायदगी के साथ जो है वो जहाँ पर पेरेंट्स और घर जो है ना वो वहाँ पर जो है वो मैं जाता हूँ। और दूसरा ये कि क्योंकि मेरी फैमिली में बाकी जो लोग हैं वो अक्सर ईदों पे घर नहीं आते और मैं घर में जो है वो सबसे छोटा हूँ, तो वो कोई थोड़ी तवक्को भी होती है कि अच्छा और कोई बच्चा आए ना आए, ये जो है इसका घर पे होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारा थोड़ा जो है वो घर का भी जो माहौल है वो थोड़ा ट्रेडिशनल सा माहौल है, तो ईद जब होती है तो ये रिश्तेदारों से मिलना मिलाना, खाना होना, वो जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। तो वो उसके लिए फिर ये है कि वो फिर पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो कोई घर में एक आधा बच्चा जो है वो ज़रूर पाया जाए, तो वो जो है वो जिम्मेदारी जो है वो घूमते घुमाते, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ तो वो फिर मेरे ज़िम्मे लग जाती है। पर जिम्मेदारी से ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि ईद में अपने घर में और पेरेंट्स के साथ। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, लेकिन मैं पहले अलीना से करूँगा, फिर आप दोनों हजरात से करूँगा और फिर यशफीन से भी करूँगा। ये बताएं कि कुकिंग करती हैं आप ईद वाले दिन? ओह बड़ी, मुझे मतलब मूडी हूँ बट शौक भी है। क्या कोई स्पेशलिटी, कोई शुगर की स्पेशलिटी बताएं ना। शुगर की स्पेशलिटी वैसे अनफॉर्चुनेटली मिर्चें नहीं होती, सीधी सी बात है, फीके खाने होते हैं। अब देखिए कि ईद वाले दिन रिलीजियस ड्यूटीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं आप? ईद वाले दिन देखिए जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज का तो वो एक है बड़ा ज़रूरी, हमारा मेरा तो जाना होता है, और वो भी फिर उसमें वही आ जाता है कि व्हेन यू आर, जब आप अपने घर पर हैं तो फिर आप, हमारा जो घर है वहाँ पर जो है वो शुरू से तीसरी नस्ल है जहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पर वो इलाके में भी जो है वो एक बॉन्डिंग है, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि जी ईद की नमाज जो है वो उधर जाके पढ़ी जाए। उसके बाद मेरा ख्याल है ईद ज़्यादा बन जाती है कि आप जो है वो रिश्तेदारों से मिलना मिलाना जो है वो एक मौका हो जाता है, एक सोशल ओकेजन के तौर पे लेते हैं। हमारे पास देखें ना उमर साहब, त्यौहार हमारे जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म होके रह गए हैं। हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर खुशी मनाने का जो मौका है ना वो लोगों को बहुत कम मिलता है। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, यूरोप हो, सेंट्रल एशिया हो, अफ्रीका हो, वहाँ पर आप किसी से पूछे त्यौहार, उनके कैलेंडर ईयर के त्यौहार देख लें और उनकी तादाद को आप हमारे यहाँ अपने यहाँ से कंपेयर कर लें। हमारे तो जो ऑलरेडी थे हमने तो उन्हें भी बंद करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है ना, तो वो भी हम अक्सर एक एक करके जो है वो कल्चरल हेटर्स, आउटलेट नहीं है लोगों के पास। अभी आप देखें, वो मुझे क्वेश्चन कह रहे थे 14 अगस्त को लोग क्यों निकलते थे, कि लोगों के पास अभी एक आउटलेट नहीं है खुशी मनाने की, इकट्ठे बैठने की, इकट्ठे कहीं बाहर जाने की। हमारी ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ क्या है जी, और रोटी मंगा लो, खाना मंगा लो, खाने पे चार दोस्त चले जाते हैं, वो खाना खाने कहीं चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये मौके होते हैं, इस पे थोड़ा सा पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ पर और बड़ी बेशुमार टेंशनें हैं, तो लोगों को ऐसे मौके मिलने चाहिए। और ईद मेरा ख्याल है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ
कि उन मौक़ों में से है, तो इससे जितना फ़ायदा उठा लिया जाए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। मंसूर, आप बताएंगे क्या वजह है, क्यों हम इतने दूर होते जा रहे हैं त्योहारों से, कल्चर से, कल्चरल सेलिब्रेशन से दूर? क्या वजह, क्यों होते जा रहे हैं? अच्छा, इसमें क्योंकि लाहौर से ताल्लुक है, एक तो जो सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट जो हमसे ले लिया गया वो बसंत का था। वो नहीं, लेकिन यार उसकी तो सिक्योरिटी रीजंस, आई एग्री, वेरी जेन्युइन, वेरी जेन्युइन, व्हाटएवर द रीजंस आई एग्री, वी कैन ऑलवेज डिबेट ऑन दैट, वो डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। लेकिन वो एक शॉक तो लगा आके, उसमें हम भी कसूरवार थे, उड़ाने वाले कसूरवार थे, व्हाटएवर इट वाज, लेकिन इट चेंज्ड, क्योंकि हमने बचपन से देखा बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी, पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से लोग आते थे, वी रून्ड इट, हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके, कोई और नहीं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उसके। वो अभी तक हम उस शौक से नहीं निकले, हम उस जगह को, वैक्यूम को फिल नहीं कर सके हैं। और हम तो वो कौम बन चुके हैं कि पानी वाला टैंकर लीक करना शुरू हो जाए, जो पानी निकलना शुरू हो जाए, हम उसके नीचे खड़े होकर डांस करना शुरू हो जाते हैं, यार आज यही एंजॉय करो बैठ के। मतलब आप ये देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्सर्ट हो रहा है, नहीं आई मीन जलसा हो रहा है, तो वो हम उसको भी कॉन्सर्ट बना लेते हैं कि यार चलो इधर चलो, लेट्स गो एंड एंजॉय आवरसेल्फ। हम वी आर सो हंग्री फॉर ऑल दिस। तो आई एग्री विद दैट, लेकिन इसकी रीजंस क्या है सर? इसकी रीजन मेरे ख्याल में हम इतने बट चुके हुए हैं, हम आपस में इतने बट चुके हुए हैं कि हम दूसरे के त्यौहार को भी समझते हैं कि हम पोलराइज्ड हो गए, हमने उसमें नहीं जाना। बाहर अमेरिका में ये जो डिविजन्स है ना, जो फ्रैक्चर्स है सोसाइटी जी, ये एक बड़ा ये रीजन है, ये हम नहीं एक दूसरे के साथ मिलना चाहते। ये फैक्ट, खुशी जो है ना, खुशी वाला एलिमेंट, हम ये एक रवैया बन चुका हुआ है कि किसी को खुश देख के हम सोचते हैं कि इसने जरूर जो है वो कुछ किया होगा, तो उसके बाद जो है वो हम करते हैं। अगर सॉरी आपकी बात नहीं, आप प्लीज, ये हम बड़े स्टाफ्ड नेशन है, हमारे पास जो है ना खुशी के मौके बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन ये ईद तो एक खुशी का मौका प्रोवाइड होना चाहिए, इसको बनाना भी चाहिए, इसको मनाना इसी तरह से चाहिए कि ये खुशी का इसमें कल्चरल वैल्यू एडिशन की जा सकती है, हुई भी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कल्चरल वैल्यू एडिशन हुई भी है और होनी भी चाहिए, और ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल आई एग्री विद दैट। और इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना रोल, मुझे याद है कि लाहौर के अंदर कामरा लशारी साहब जब उस वक्त वहाँ पे हुआ करते थे, तो बड़े इस तरह के इवेंट्स करते थे, वो कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन वो सारे के सारे बसंत के साथ रिलेटेड थे। आहिस्ता आहिस्ता जब बसंत से वो हटे हैं, उसके बाद उस जगह को फिल करने के लिए वी डोंट हैव एनीथिंग। हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था लाहौर के अंदर, हम लोग उसमें बड़ा जाते थे, छोटे छोटे होते थे हम लोग जाके वहाँ पे वो जो उनके फ्लोट्स निकलते थे, वी यूज्ड टू वॉच दैट, आतिशबाजी होती थी रात के वक्त, वो देखा करते थे। वैनिश्ड एवरीथिंग। सनती नुमाइशें भी एक ज़माने में। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो रहमान अजहर हमारे साथ नहीं होंगे, उनसे हम अलविदा कहेंगे। रहमान, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। एक जो मैं बात पूछना चाह रहा था, आप कितना म्यूज़िक को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक, और ईद से क्या रेलेवेंस बनती है? तो यशवीन आप बताएं कि ईद से म्यूजिक की क्या रेलेवेंस बनती है? मुझे गाना सीखने का बहुत शौक था। आई कांट सिंग, आई नेवर ट्राइड, मैंने कभी प्रैक्टिकली उसके ऊपर फोकस नहीं किया, बट वो कभी हुआ नहीं। सो ईद के साथ कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं है, बट यस, म्यूजिक इज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। ठीक, मंसूर आप बताएं, मैं आपको ईद के साथ क्या रेलेवेंस, कल्चरल वैल्यू एडिशन ईद पे क्या हो सकती है? मैं आपको छोटी सी एक वाकया शेयर करता हूँ कि हम लोग क्योंकि न्यूज़ कास्टर में रहा हूँ, तो हम लोग जब खबरें पढ़ते थे तो एक कॉन्सेप्ट है, मैं अपने आपके नाज़रीन के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, उसे कहते हैं डिंडिन चिक चिक। डिंडिन चिक चिक। ये डिंडिन चिक चिक कॉन्सेप्ट जो है ना, इसका मतलब है कि जब आपकी खबरें चल रही हो ना, तो उसके पहले आपने थोड़ा सा म्यूजिक देना है हेडलाइंस के अंदर। मतलब कोई भी हेडलाइन है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा 10 सेकंड का एक म्यूजिक आएगा, फिर हेडलाइन चलेगी। तो वो मैंने ना एक दफ़ा इसी तरह जो हमारे न्यूज़ के इंचार्ज थे, मैंने से कहा कि आप ये हेडलाइंस के अंदर म्यूजिक क्यों डाल देते हैं? कहते हैं यार ये डिंडिन चिक चिक का जो फैक्टर है ना, इसके बगैर कभी भी हेडलाइन नहीं बन सकती। ये लोगों को पसंद है, ये रूह की ग़िज़ा है, इसके बगैर हेडलाइन कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो आप देख लीजिए, आपका प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, उसमें भी डिंडिन चिक चिक था, हेडलाइंस हुई उसमें भी डिंडिन चिक चिक था। तो हम लोग सब म्यूजिक के साथ चले हैं, हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, हर जगह पूरे दिन में डिंडिन चिक चिक रहता है। वैसे मंसूर ने ये कहा, तो अब अगर आप सोचें वापस जाके, तो हेडलाइंस विदाउट म्यूजिक हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। लेकिन उसमें यह है कि वो इंडियन म्यूजिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सर वो बस वही डिंडिन चिक चिक अवाम ये लाइक करती है। आप बताएं, म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में?
आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से मंसूर ने भी कहा कि रूह की ग़िज़ा जो है वो म्यूज़िक बिल्कुल, और हर इंसान के लिए आई बिलीव आप गाड़ी में चाहे घर से दफ्तर तक का भी सफ़र होगा तब भी आप कुछ यू वुड वांट टू लिसन टू समथिंग दैट सूट्स योर ईयर्स। बहुत ज़रूरी होता है आपकी रिंगटोन, आप अगले को कॉल कर रहे होते हैं, अगले ने भी कोई म्यूज़िक लगाई हुई होती है, तो बड़ा ज़रूरी होता है, इट कीप्स यू गोइंग। और फिर पाकिस्तानी, मतलब हमारे पास तो टैलेंट की कोई कमी तो नहीं है, हमारे तो यहाँ से बाहर लोग जाके काम कर रहे होते हैं, हमारे पास सेल्फ इतना, और स्पेशली वो जो फ्यूजन इस वक्त जो हमें काफ़ी सीजन्स नज़र आए हैं उस फ्यूजन ऑफ म्यूज़िक का, उससे वो रिवाइव हुई है हमारी म्यूज़िक, उसमें एक दोबारा से उसको रीइन्विग्रेट होते हुए हमने देखा है, उसमें एक दोबारा से जान पैदा की गई है। तो वो अब की भी जो जनरेशन है वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं मेरे ख्याल से, स्पेशली पाकिस्तानी म्यूज़िक। मेरा ख्याल है ये जो टेलीविज़न चैनल्स हैं इन्होंने खैर बहुत से काम किए हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, लेकिन एक जो कल्चरल बैरियर्स को एक्सटेंड किया है ना, जो कल्चरल बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड किया है, वो एक बहुत, मतलब मुझे याद है जब हम यंग थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एक म्यूज़िक 89 के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था इस्लामाबाद में, एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसे बेनज़ीर भुट्टो खुद गई, शोएब मंसूर साहब, उस पर इतनी खप पड़ी थी कि आप सोच नहीं सकते, नेशनल इशू बन गया था। बाबर अवान साहब ने उसके खिलाफ पिटीशन की थी, नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, मुझे याद अच्छी तरह याद। देखिए अब हर बंदा म्यूज़िक सुन रहा है, टेलीविज़न के ज़रिए सुन रहा है, ये बाउंड्रीज एक्सटेंड हो रही है ना, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल। और मूवीज़ कितनी इंपॉर्टेंट, ईद का दिन ऐसा होता है जिसमें मूवी मैं तो देखता हूँ। बिल्कुल, मतलब उसके जब आप अपने काम से निमट जाते हैं तो उसके बाद आपके पास यू हैव एम्पल टाइम, अगर आप घर पे होते हैं तो यू वुड वांट कि अगर फैमिली के साथ या तो आप टाइम गुजार रहे होते हैं या फिर आपकी एक कलेक्शन होती है, वो मूवीज़ होती है दैट यू नीड टू कैच अप ऑन, आप फिर एक मूवी मैराथन भी होता है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बड़े शौकीन हैं, तो वो फिर यूजुअली एनी टाइम वी गेट ऑफ, बिकॉज वो हम रूटीन की बात कर रहे थे, मेरे वीकडेज पे शोज़ नहीं होते हैं, माई शोज़ आर ऑन द वीकेंड्स, और मेरे हस्बैंड का जो है वो वीकडेज नेचुरली मंडे टू फ्राइडेज तक ही इज़ ऑक्यूपाइड, ही इज़ फ्री ऑन द वीकेंड्स, तो हमारे पास वो एक साथ टाइम, मतलब या बाहर जाके एक्सप्लोर करें इस्लामाबाद ट्रैकिंग के लिए, या आप ट्रेल्स पे चले जाएं, वो टाइम हमें कम मिलता है, लेकिन एनी टाइम दैट वी गेट फ्री, या तो इधर मूवीज़ या फिर कोई ना कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए जाते हैं। मंसूर, आप कौन सी मूवीज देखते हैं? सर मैंने इस ईद के ऊपर जो मैं जवाब देने लगा, इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इस ईद के ऊपर मैंने बच्चों को गॉडफादर दिखानी है। तो वो क्या मुझसे पूछ रहे बार-बार ये किस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, ये क्या है क्या, तो वो मुझे आप शो दें कि वो क्या मैंने देखी हुई है, लेकिन मैंने उनको दिखानी है इस बार। कौन सी वाली? पार्ट 1 सारे दिखाने पड़ेंगे, जाहिर बात है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सही करने तो सही तरह समझ है उनको कि क्या चक्कर है, ये हुआ क्या है, ये बेसिकली तो वो समझाना है। जबकि पॉलिटिकली नहीं मैं बात कर रहा, वैसे उनकी नॉलेज के लिए कुछ कई ऐसी फिल्में क्लासिकल हैं, इतनी तो पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं। वैसे कौन सी मूवीज देखते, कौन सी हैं आप? ऑल ऑफ देम, मतलब अभी गेम ऑफ थ्रोन्स का ये जो फिनाले है ये मैंने अभी तक डाउनलोड किया है, अभी यहाँ से रिकॉर्डिंग से उठ के जाऊँगा तो उसको देखना जाके, मतलब इट्स नॉट मूवी ऑब्वियसली, लेकिन हर किस्म की मूवीज़। बॉलीवुड अब मैं सिलेक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा जितना जो अब मूवीज़ बन रही हैं, लेकिन इससे कुछ देर पहले जब हम भी ज़रा थोड़े से लड़कपन में थे तो तब तो कोई भी नहीं छोड़ते थे, सारी देखते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक सिलेक्टिव हो गए, इंग्लिश मूवीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान। मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, और कौन सी मूवीज़ देखती हूँ, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो रहा है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म्स बन रही हैं, अभी इस ईद पे भी रिलीज़ हो रही हैं, apparently the trailers look really promising and very nice, so I am also looking forward to them. English movies देखने का भी शौक है, अभी रिसेंटली डनकर्क देखी है, अगर किसी ने देखी है, इट्स अ वेरी नाइस मूवी, वर्ल्ड वॉर पे बनी है, एंड जिस तरह से उस वक्त की जो फोर्सेस का आपस में इंटरेक्शन और क्लैश और उस वॉर सिचुएशन में वो लोग क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे, आई थिंक द एक्सप्रेशंस आर ब्यूटीफुली कैप्चर्ड इन दैट मूवी। सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत अच्छी बनी है फिल्म, आप टाइम मिले इस ईद पे तो आप लोगों को देखनी चाहिए, इट्स अ वेरी नाइस मूवी। अदरवाइज आल्सो पाकिस्तानी मूवीज भी अगर कोई अच्छी पता चल जाए, अच्छी पाकिस्तानी मूवी आप लेकर आएंगी, खाना ये लेकर आएंगी तो हो गया हमारी ईद की प्लानिंग नहीं, खाना वैसे मैं नहीं ला रही थी, उल्टा नहीं हो गया। रहमान तो अभी भी नामालूम अफराद आई थी पाकिस्तान की, पहले इट वाज अ वेरी नाइस मूवी बाय द वे, और अभी उसका पार्ट 2 आ रहा है इस ईद पे, सो लुक्स रियली नाइस, ट्रेलर्स अच्छे हैं। ऑल्सो पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, लुक्स रियली प्रॉमिसिंग, सो इस चीज़ के अंदर एक होप है कि पाकिस्तानी सिनेमा अगर रिवाइव हो जाए। और ये इसमें भी टेलीविजन चैनल्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। आई एम नॉट टू फेमिलियर विद ऑल द एफर्ट दे आर पुटिंग इन, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। हर हेडलाइन के अंदर वो दोबारा मैं न्यूज़ के हवाले से बात करूंगा कि वो कहते थे कि मूवी देखें
क्योंकि एक हेडलाइन जो है ना वो मूवी रिलीज के ऊपर होगी, कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, तो फिर उसमें वो 10 सेकंड का डिन डिन चिक चिक डालना होता है तो वो बड़ा 10 से 15 सेकंड का वो किसी गाने का जो है वो एक बट ये डिन डिन चिक चिक सिर्फ वो लास्ट की ये एंटरटेनमेंट हेडलाइन के लिए नहीं होता है, बट वो ओवरऑल स्टोरी सेल करना है आपको और आपको वो आवाम में वो इंटरेस्ट जगाना है, चाहे उसके लिए आप कोई भी म्यूजिक उठा के लें। मेरे व्यूअर शायद इसमें बहुत इंटरेस्टेड हों कि आप लोग शायरी से कितना लगाव रखते हैं? आप नो I'll pass it on. I second that. अच्छा, आप भी बिल्कुल नहीं। I like to read poetry, but I have this problem. I cannot retain it. मुझे I don't understand those people जो बात के ऊपर शेर सुना सकते हैं। मेरी मेमोरी में शेर नहीं रह सकता। It's not possible for me. मैंने अपने 10 साल के करियर में मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस के दौरान बड़ी कोशिश की कि कोई अच्छा शेर सुना दूं। छोटी सी बात आपसे लोगों से करूं, शायद ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आप में और पुराने जर्नलिस्ट होगा। है, बिल्कुल है। उनको पूरे दीवान रटे हुए। मैं कह रही हूं, I'm always impressed with रीडिंग those हैबिट आप लोगों की कितनी है? रीडिंग हैबिट्स क्या पढ़ना पसंद करते हैं आप? मैं जिस तरह मतलब बुक्स ऑब्वियसली, सुबह जिस तरह मैंने पहले बताया था कि अखबार तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, 2-4 ऐसे मत्ती मैगजीन्स हैं जिस तरह आप ही का हेरल्ड हो गया, वो तो हर सूरत पढ़ना ही पढ़ना है, और इसके अलावा कम से कम 2 बुक्स तो चल रही होती हैं साथ चल रही होती हैं। जिस तरह आजकल मैं रेमी डेविस की जो बुक है आजकल मैं वो पढ़ रहा हूँ मैं साथ, तो ज़्यादातर जो बुक्स रीडिंग है वो भी हमारे अपने फील्ड से कंसर्निंग हो, करंट अफेयर से किसी ना किसी तरह उसका ताल्लुक रिलेटेड मैं कम से कम वो प्रेफर करता हूँ। ठीक, अलीना आप? एब्सोल्युटली, मतलब बिसाइड्स रीडिंग और वो जो एक मुताला होता है न्यूज़पेपर का जो एवरीडे आपके साथ एक एसोसिएटेड होता है, एंड यू फील गुड अबाउट इट। मतलब आपने अखबार पढ़े होते तो आपको एक होता है कि यू फील कंप्लीट। उसके अलावा बिल्कुल रीडिंग का शौक़ रखती हूँ till certain time in life and till certain point in life। मैं बहुत ज़्यादा जिस तरह गॉडफादर का हमने जिक्र किया, माफिया, अंडरवर्ल्ड, बहुत इस किस्म के नॉवेल्स में एक होता था जस्ट टू रीड आउट, वो एक होता है ना कि आपको एक इंसाइट जानने की आपको इंसाइट जानने की बड़ी एक होती है, क्यूरियोसिटी होती है, हाउ दैट वर्क्स। आई लाइक टू रीड। मैं तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के कोई नॉवल है क्या है, किसी किताब के बारे में कुछ अच्छा सुनो, एंड यूजुअली मेरे दिमाग के ऊपर एक राइटर सवार हो जाता है व्हेन इट कम्स टू फिक्शन। मैं एक किताब पढ़ती हूँ, फिर मुझे उसका राइटिंग स्टाइल जो है मैं उसे एडजस्ट कर जाती हूँ, देन आई रीड अनदर बुक फ्रॉम द सेम राइटर। भी आजकल वो टर्किश ऑथर हैं एलिफ शफक, आई एम सॉर्ट ऑफ ऑल ओवर द प्लेस विद हर बुक्स। एग्जैक्टली, वो आई जस्ट रेड दैट, एक दोस्त की रिकमेंडेशन के ऊपर, उसके बाद एक सीरीज है आई एम बाइंग बुक्स, तो वो रीडिंग का मुझे शौक है। अपार्ट फ्रॉम ये जो एक रूटीन की रीडिंग है, आपकी अखबार पढ़ लिया, मैगजीन पढ़ लिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू, बल्कि बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू, इतना इंजॉइंग इवनिंग, ईद वाले दिन बहुत मज़े की गुफ्तगू। ये मेरे 3 मेहमान जो हैं ये भी आपको ईद मुबारक कह रहे हैं, मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।